डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। जो कुछ खास हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज भी हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्या कुछ रहेगा आज के हमारे इस एपिसोड में खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ विभिन्न योजनाओं पर वर्चुअल रूप से समीक्षा बैठक की। बता दें आपको कि इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह और मंत्रालय के उच्च अधिकारीगण भी उपस्थित थे। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। ग्रामीण भारत के विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करना। ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैं अपनी इस टीम के साथ, और जिसके आप सम्मानित सदस्य हैं, क्योंकि राज्यों के बिना केंद्र काम नहीं कर सकता, मैं अपने आप को आपके साथ इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समर्पित करता हूं। एक भाव मेरे मन में है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या 2025 वर्ष को हम गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज, इसका संकल्प ले सकते हैं? प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और मैं भी अंतरात्मा से ये चाहता हूं कि गांव गरीबी मुक्त हो। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब है गांव का हर भाई बहन किसी न किसी आजीविका मूलक काम से, रोजगार से जुड़ा हो। प्रधानमंत्री जी का हम सबको संदेश है, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए योजनाओं में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करके उनको पूरा करने का प्रयत्न करना, उन असमानताओं को चिन्हित करके क्या जहां ज़्यादा गरीबी है वहां ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आईटी सॉल्यूशंस का विकास और उसका विकास में भरपूर प्रयोग, क्या प्रक्रियाओं का और सरलीकरण किया जा सकता है, और कोई समयबद्ध, क्योंकि कई बार प्रक्रियाओं के पालन में समय लगता है, उनको हम समयबद्ध बना सकते हैं। एक और जिनके लिए हम काम करते हैं, हितधारक, उनको जागरूक करना बहुत आवश्यक है। संसाधनों का हम अधिक से अधिक उपयोग कैसे कर सकते हैं? संसाधन है लेकिन संसाधनों की सीमा भी है, तो उनका अधिकतम इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? मुझे विश्वास है कि हम करेंगे तो हम गांव में लाखों गरीबों को गरीबी से मुक्त करा पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, 10 सालों में 3.45 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 2.68 करोड़ घर पूरे हो गए, जिनमें पूर्ववर्ती आवास भी
77 लाख जो पहले लंबित थे वो भी पूरे किए हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। गत 8 वर्षों में प्रतिदिन 10,000 घर बनाए जा रहे हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और ये आपके कारण संभव है। आप काम कर रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। और घर पूर्ण किए जाने का जो समय था वो भी घटा है। पहले औसतन 314 दिन में घर बनता था, अब 114 दिन में घर बनाया जा रहा है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। ड्रोन खेती में हम कह सकते हैं कि एक क्रांति की तरह आ रहा है। जी हाँ, कई बदलाव हो रहे हैं खेती में और ड्रोन की उसमें अहम भूमिका साबित हो रही है। ड्रोन का कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जानकारी होना और प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। तो खेती में ड्रोन कितना महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा, बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर 4 छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं। इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य काफी चमकदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारा देश ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे संतरे की खेती के बारे में, जो संतरे की पैदावार बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। संतरे की खेती में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। संतरे की फसल के लिए सही पीएच स्तर और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी होना आवश्यक है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन एक बेहतरीन तकनीक है। इससे पानी की बचत होती है और पौधों को जरूरी नमी भी मिलती रहती है। साथ ही संतरे के पौधों में समय समय पर जैविक खाद का उपयोग करने से उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होता है। संतरे की खेती में रोग नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें और पौधों की नियमित देखभाल करें। किसानों को बाजार के रुझानों पर नजर रखते हुए अपनी फसल की गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि संतरे की खेती में आधुनिक तकनीकों का उपयोग और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको उन किसानों से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जी हाँ, कृषि के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। अपनी अलग सोच और कड़ी मेहनत के चलते इन किसानों ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो आज के हमारे सेगमेंट में कौन सी सफल किसान से होगी मुलाकात, जानने के लिए आइए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं इसमें डालते हैं, ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें
लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र, और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छांव में सुखाते हैं। छांव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे, तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे गाय और भैंस के प्रसव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की। सही देखभाल और समय पर उचित कदम उठाने से आपके पशु और नवजात दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं मुख्य बातें। प्रसव से पहले की तैयारी। प्रसव के करीब आते समय पशु को साफ और सूखे स्थान पर रखें। गर्भावस्था के आखिरी दिनों में पशु को संतुलित आहार दें। अधिक कैल्शियम युक्त भोजन से बचें ताकि प्रसव आसान हो। पशु को हल्का व्यायाम कराएं जिससे वह स्वस्थ और सक्रिय रहे। प्रसव के समय सावधानियां। प्रसव के दौरान पशु को एकांत और शांत वातावरण दें। अगर 1 घंटे से ज्यादा समय तक प्रसव में समस्या हो रही हो तो तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाएं। आवश्यकता होने पर स्वच्छ हाथों से नवजात को बाहर निकालने में मदद करें, लेकिन बहुत सावधानी से। प्रसव के बाद देखभाल।
प्रसव के तुरंत बाद जेर आफ्टर बर्थ को पशु खाने न दें। इसे सही तरीके से नष्ट करें। नवजात बछड़े को साफ कपड़े से पोंछें और उसकी नाक व मुंह से म्यूकस हटाएं। प्रसव के बाद आधे घंटे के भीतर बछड़े को मां का पहला दूध खीस पिलाएं, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। पशु को पौष्टिक आहार दें, जैसे गुड़, अलसी का तेल और हल्दी, ताकि उसकी ऊर्जा वापस आ सके। विशेष ध्यान, यदि प्रसव के 12 घंटे बाद भी जेर नहीं निकलता तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। प्रसव के बाद पशु को आराम दें और उसकी नियमित निगरानी करें। इन सावधानियों का पालन करने से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए अब रुख करते हैं एआई एंकर कृष का और कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे भारत और ब्राजील के बीच डेयरी उत्पादन में सहयोग की, जो हमारे दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक हो सकता है। ब्राजील, जो विश्व के प्रमुख दुग्ध उत्पादकों में से एक है, ने भारत को अपने डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की है। ब्राजील ने भारतीय गिर नस्ल की गायों के आनुवंशिक सुधार में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे प्रति गाय दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस सहयोग के तहत भारत ने ब्राजील से 40,000 बैल वीर्य खुराकों का आयात किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय गिर और कांकरेज नस्लों की संख्या और उनके दूध उत्पादन को बढ़ाना है। यह पहल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा संचालित की जा रही है, जो भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्राजील में गिर नस्ल की गायें प्रतिदिन औसतन 20-22 लीटर दूध देती हैं, जबकि कुछ गायें 40 लीटर तक उत्पादन करने में सक्षम हैं। इसके विपरीत भारत में प्रति गाय औसत दूध उत्पादन लगभग 8 लीटर है। इसलिए ब्राजील की उन्नत आनुवंशिक तकनीकों का उपयोग करके हम अपने देश में प्रति पशु दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि कर सकते हैं। यह सहयोग न केवल दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि भारतीय डेयरी किसानों की आय में भी वृद्धि करेगा। इसके अलावा यह पहल भारत सरकार के 2033 तक 330 मिलियन टन वार्षिक दूध उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। महत्वाकांक्षी योजना है हमारी सरकार की, जो जल के संरक्षण और संचयन का ज्ञान देती है। जी हाँ, उद्देश्य यही है इस योजना का। किस तरह से हमारे किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, आइए जानें सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है, वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था।
इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही कोई सवाल है, कोई सुझाव है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।